प्रकृति क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे जीवन में, आज प्रकृति कैसी है, आने वाले समय में प्रकृति को लेके हम क्यों चिंतित हैं, और उसको बचाने के लिए या उसको और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करता हूँ मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन एनवायरनमेंट। इसमें ही आपने देखा छोटे छोटे तरह तरह के जानवर हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ शक्ल मुंह फुलाए बैठे हैं। वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें बचाओ और हमसे कुछ आज सुन कर जाओ। तो उनकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो शुरू करता हूँ प्रकृति से। प्रकृति को तो हमने सबने बहुत आसपास देखा है, हमारे सब घर के आसपास प्रकृति हम देखते हैं। अक्सर लोग प्रकृति को समझते हैं कि प्रकृति कुछ नहीं, बस पेड़ पौधे, जमीन या आकाश, वायु तत्व, बेसिकली वही प्रकृति है। बट सिखाया हमें ये भी गया है, और ये एक बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है बाल संस्कार शाला में भी, कि हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं और हम भी प्रकृति हैं। तो हर इंसान की, हर मनुष्य या हर जानवर की, हर पेड़ पौधे की अपनी प्रकृति होती है। बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज, जैसे पानी की प्रकृति है बहने की, तो पानी बहता रहेगा। पहाड़ की प्रकृति है एक ही जगह खड़े होने की, बहुत बहुत विशाल होता है तो वो एक ही जगह खड़ा रहता है। इसी प्रकार चिड़िया की प्रकृति है चहचहाने की, तो वो सारे सुबह उठते ही चू 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 स्टार्ट कर देती है। और प्रकृति आज हमारे लिए एक चर्चा का विषय क्यों है? पहले बचपन में मुझे याद है हम सब कोयल की आवाज सुबह उठने के बाद सुनते थे। आज शहरों में कोयल की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। तो इसलिए हम प्रकृति के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे उसके स्वास्थ्य पे होने वाले इम्पैक्ट की, या आज जो हमारा स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है वो प्रकृति को क्षति पहुंचने की वजह से पहुंच रही है, और क्यों पहुंच रही है मैं आपको बताऊंगा। चार तरह के मैंने प्रदूषण की बात करी है, पहले हवा प्रदूषण की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों में पाया गया है, जो अभी नवजात शिशु आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स में देखा जाता है कि बच्चा बचपन से ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स लेके पैदा होता है। बहुत सारे आजकल ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं जो मतलब अभी वो सिर्फ कॉलेज में है, बट स्मोकिंग की हैबिट लग जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट रिदम, जो छोटे बच्चे की देखी जाती है। इसलिए देखा जा रहा है आजकल बच्चे एक बार वो जब आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनको 15 दिन के लिए नैनो आईसीयू में रखा जाता है मॉनिटर करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो नवजात शिशु में पाई जा रही है। और एक और रिसर्च या एक और खबर आई थी, अखबारों में आई थी यूएस की, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक नया शिशु जो धरती पर आया या माँ के द्वारा आया, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है? बेसिकली हम, आपने तो खैर बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, ऐसा काफी चाल चलन चल गया है कि हम स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की चीजों में जो भी हम सामान रखते हैं उसमें इतना माइक्रोप्लास्टिक चला जाता है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, और वो हम सबके आज खूनों में, मतलब खून की जो ये है नर्व्स हैं, उनमें प्रवाहित है। बट एक नवजात शिशु में पाया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था, और इसलिए साइंटिस्ट भी हैरान है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब माता 9 महीने बच्चे को अपने अंदर पाल रही थी, तो उनने इन सब चीजों का पान किया होगा, या इन चीजों को खाया होगा, या सेवन किया होगा, जिसके द्वारा वो शिशु में गया। पानी के प्रदूषण की बात करता हूँ। पानी, आज हम सबके घर में एक्वागार्ड है। एक जमाना था जब हम डायरेक्ट नदी से पानी उठा के पी लेते थे। आज नदियों से हम डायरेक्ट पानी नहीं निकाल के पी सकते। तो पानियों में इतना ज्यादा केमिकल गया, और कहाँ से जाता है? हम शैम्पू यूज करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, घरों का पेंट जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सॉइल में या पानी में हमारे द्वारा बहती जा रही हैं, और ये जाके सॉइल में भी मिलती हैं और पानी में भी मिलती हैं। और उसके बाद इसमें से जो सब्जियां उगती हैं, या जो पानी हमारे घरों में नलों में आता है, भले ही वो म्यूनिसिपल के थ्रू आ रहा हो, वो अपने साथ ऐसी टॉक्सिसिटी चीजें लेके आता है जो हर चीज आज नहीं हम निकाल सकते, बट वो खाना बन के और पानी के माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है। अच्छा, यहाँ तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आप लोग इनको साफ करिए, आप इनसे दूर रहिए, इनका ध्यान रखिए। बट जो अंदर पल रहा हमारे शिशु है, वो क्या कर सकता है? वो इन सब चीजों के लिए अपनी माँ पे निर्भर है। तो माताओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी चीजें खाएं, या प्रदूषण ना फैलाएं, या अपने आसपास स्वच्छता रखें। एक आखिरी प्रदूषण की बात करूंगा जिसपे बहुत ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, वो है ध्वनि प्रदूषण। तेज हॉर्न बजाना, आसपास डीजे चलना। आजकल त्योहारों में भी आप देखिए, त्योहारों में एक भाव होता था पहले कि वहां पे हम बैठ के मेडिटेशन करते थे,
अपने अंदर की ऊर्जा जगाते थे। बट अब क्या है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर धूम धड़ाका करते हैं तो हमको लगता है कि भाई उसे खुशी मिल रही है। बट आपने देखा होगा कि जिनके घर में एजेड लोग हैं या पेरेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, वो हमेशा जाके लाउड स्पीकर वाले भैया को डांटते हैं कि भैया इतनी आवाज कम करो, हमारे माता पिता को तकलीफ हो रही है। क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, कार्डियो रिदम बिगड़ जाता है, एंजाइटी होती है, सो नहीं पाते हैं। तो चलो ये तो उन पेरेंट्स के ऊपर, जो हमारे एजेंट पेरेंट्स हैं उनके ऊपर इतना फर्क पड़ रहा है, तो जो अंदर छोटा शिशु है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो ऐसे बोलते हैं ये इसको बोलते हैं प्री बर्न या प्री बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। बच्चा इस तरह के जो बोलते हैं मेंटल डिजीजेस के साथ दुनिया में आता है, तो बहुत एंजाइटी होता है। आजकल के बच्चे आपने देखा, मुझे याद है हमारे जमाने में तो बच्चे इतना तोड़फोड़ नहीं करते थे। आजकल के बच्चों को आप देखें तो पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बिहेवियर। बहुत सारे मेरे ऑफिस में फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं। बट वो हाइपर एक्टिव के चलते क्या हो जा रहा है कि बच्चे डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर बैठ के इतनी सारी बाहर की ध्वनि प्रदूषण से एंजाइटी ले चुके हैं कि जब वो बाहर आते हैं और जब दुनिया में जाते हैं तो इन एंजाइटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इन चीजों को अगर हम प्रिवेंट कर लें पहले ही, तो आगे चल के ये बढ़ेंगी नहीं। नहीं तो फिर आजकल आप देखिए साइकोलॉजी के पास, साइकोलॉजी का कितना लोग कोर्सेज ले रहे हैं, कितना लोग काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए जा रहे हैं, वो सब ध्वनि प्रदूषण की वजह से है। वाइल्ड लाइफ, अगर आपने कोविड के टाइम पे देखा हो, तो उस टाइम पे देखा था जब हम सब घर के अंदर थे, तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो कहीं छुपा हो और जो हमें दिखता हो रोज। खिड़की से देखते थे तो नीचे सारे कुत्ते आराम से घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं, पेड़ पे चिड़ियां गिलहरियां सब जगह घूम रही हैं, सब के सब बाहर हैं। बट जब कोविड खत्म हुआ और हम बाहर गए तो वो अंदर चले गए, तो वो दिखते ही नहीं अब। इसके अलावा एनवायरनमेंट पे प्रदूषण का क्या असर पड़ता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे तरह के जानवर हैं, बहुत तरह तरह के पौधे हुआ करते थे जो पहले दिखते थे, आज हमें उतनी वैरायटी ऑफ पौधे नहीं मिलते। पहले ऐसी ऐसी सब्जियां भी पकाई जाती थी खाने में, आज हमारा खाने का मेन्यू भी मुझे लगता है कम हो गया है। तो बोलते हैं कि हिमालय में इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं जो बड़ी सी बड़े डिजीजेस क्योर कर सकती हैं, बट ऐसा भी बोला जाता है कि आधी से ज्यादा जड़ी बूटियां जो हिमालय में पहले पाई जाती थी वो अब नहीं मिलती। हो सकता है वो ऊपर की तरफ हो जहां हम अभी पहुंचे नहीं है, और नीचे तो वो वहां से उनका जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो चुका है। तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस, लेक में देखा जाता है हर साल इंडिया में बाहर से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब विदेश की चिड़ियां आती हैं इंडिया में, और यहाँ से भी इंडिया में अफ्रीका की तरफ जाती हैं वो सीजन के टाइम पे। बट अब देखा जाए तो उन चिड़ियों का जो माइग्रेशन है, या जो ऐसे छोटे छोटे जानवर जो पहले दिखा करते थे, अब वो अपने या तो पौधों के साथ वो भी खत्म हो गए, या फिर वो दिखते नहीं है और वो इतना अंडरग्राउंड हो गए कि अब हमारे को नहीं पता कि वो बचे भी हैं या नहीं बचे। इसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब जानते हैं। आप 3 दिन से आज तक और एबीएन न्यूज बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे, मुंबई आपने देखा 3 दिन से रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट पर है। मतलब इतनी बारिश होती है कि इस टाइम पे लोग ना स्कूल जा पाते हैं, ना ऑफिस जा पाते हैं। तो जिंदगी की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी खराब हो गई है। कितनी सारी गाड़ियां हैं वो पानी में डूब गई, उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा। तो ये जो पानी है जो नीचे आ रहा है इतना सारा और हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें फिर से वही सारा केमिकल जो हमारे घरों से जाता है या फिर फर्टिलाइजर्स के थ्रू जाता है, गाड़ियों से जाता है, वो इस पानी में मिक्स हो जाता है, जो वापस जाके ओशन में ये पानी मिल जाता है। तो उसकी वजह से ओशन में क्या हो रहा है, एसिडिक हो जा रहा है। आजकल हम बहुत एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं, क्यों? क्योंकि जो खाना भी हम खा रहे हैं या पानी भी हम पी रहे हैं, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो बिगड़ गई है। पीएच वैल्यू बिगड़ने से क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी पहले से है जो खाना पचाती है, बट ये एसिडिटी भी और ऐड होने की वजह से हम खाना नहीं ठीक से पचा रहे हैं, या वो एसिडिटी को भी अपने अंदर लेते जा रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की अगेन प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी लगता है कि सांसें फूल रही हैं, या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, या फिर बेसिकली बेचैनी सी हो रही है। उन सब का कारण यही है। सॉइल में हमने सब देखा है, मैंने एक छोटी सी फोटो लगाई है आपके लिए गायों की, क्योंकि बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि गाय पन्नी खा रही है। कभी कोई दिख गई तो उसके मुंह से पन्नी खींच के निकाल दी और उसको बगल से केला लेके दे दिया, बट कितनों गायों को हम जाके अकेले बचा पाएंगे? वो तभी होगा जब हम सब में ये भावनाएं आएगी, जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये भावनाएं आएंगी कि हमको अपने आसपास सफाई रखनी है, ताकि जानवर भी अगर बाहर जाए तो स्वस्थ रहे और अच्छा खाए। जो दूध हम पी रहे हैं, आजकल मैं डेयरी में देखता हूँ, अब लखनऊ का तो काफी बेहतर है हालत, बट हैदराबाद जैसे शहर में अगर हम बात करें, या मुंबई जैसे, बैंगलोर जैसे शहर में बात करें, तो जो शहरों के अंदर की डेयरी है वो क्या करते हैं, वो लोग चारा तो ढंग से खिला नहीं पाते हैं।
वो सुबह गायों को छोड़ देते हैं। ये गायें पूरे दिन घूमती हैं, खाली प्लॉटों में जाएंगी, वहां पे घास मिली तो घास खाएंगी, कूड़ा पॉलिथीन पड़ी हुई चीजें खा लेती हैं, शाम तक घर लौटती हैं और अगले दिन इन्हीं का दूध हमारे घर आता है। तो जो दूध की क्वालिटी है, फिर अब हम बोलते हैं कि हम A2 मिल्क खरीदेंगे, और फिर हम ऐसी डेयरी की गूगल में रिसर्च करते हैं जहां से हमें शुद्ध दूध मिल रहा हो। बट हमें इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कि ऐसे दूध को ढूंढने की जरूरत क्यों है? अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि घर के आसपास कूड़ा ना हो, खुले प्लॉटों में ये नहीं कि घर का सामान उठा के फेंक दिया, ना फेंके, तो उसकी वजह से क्या होगा, गाय स्वस्थ रहेंगी और दूध अपने आप सभी को बहुत अच्छा स्वस्थ मिलेगा। लैंड डेसर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आज इंडिया का बोलते हैं 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। इसका मतलब 70% लोग खेती कर रहे हैं उतनी जमीन पे। ये जमीन वक्त रहते कम होती जा रही है। मतलब धरती का साइज छोटा नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो फर्टाइल सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। आज मैं अगर 100 बीघा जमीन पे खेती कर सकता हूँ, ये कूड़े करकट और ये सॉइल की क्वालिटी खराब होने की वजह से शायद मैं 70 या 60 बीघा जमीन पे खेती कर सकता हूँ। उतनी जमीन मेरे हाथ से जा चुकी है, उस पर कोई भी अनाज नहीं उगेगा। अब आते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई बहुत कॉमन है, हम सबको पता है, हम अपने आसपास देखते हैं। बट इसके पीछे इतनी बड़ी और व्यवस्था बिगड़ती है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। और मैं इसलिए भी ये बताना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा, या मतलब हमारे से इसका कोई तात्पर्य नहीं है या कोई लेना देना नहीं है, मेरे आसपास अगर मैं चीजें बदल भी लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब कोविड की महामारी आई थी तो आधे लोगों ने ये मानने से मना कर दिया था या उनको विश्वास नहीं था कि ये हमारे तक भी आएगा। बट हर घर में किसी एक ना एक व्यक्ति को कोविड हुआ, काफी लोग बचे, काफी लोग नहीं बच पाए। तब उनको इसकी सीरियसनेस या उसका इम्पैक्ट समझ में आया कि नहीं, ये सब चीजें हम तक भी आ सकती हैं और अल्टीमेटली हम सबको इम्पैक्ट करेंगी। अब यही एक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से एक आर्टिकल मैंने ढूंढा था और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हुई है वो उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें 3.5 लाख का उसमें फिगर उन्होंने दिखाया है। फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। और ये भी बताया गया कि महाराष्ट्र अकेले स्टेट ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए एक साल में, सिर्फ ये प्रदूषण को कम करने के लिए। हमारे को कैसे इंपैक्ट पड़ता है? हमारा भी हेल्थ कॉस्ट, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है या हमारा खर्चा है, वो इन बीमारियों पे बढ़ता जा रहा है। साल में 2-3 बार हम सबको जुकाम होता है, खांसी होती है, जिसको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है उसका खर्चा और बढ़ता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, नहीं भी जाते तो केमिस्ट से दवाइयां लेते रहते हैं, अपना खुद इलाज करते रहते हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारा पैसा खर्च होता जा रहा है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब हम ऑफिस में ज्यादा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले देखें, अगर बच्चे स्कूल में अटेंडेंस 100% होती थी, आजकल बच्चे बीमारी हो जाती है, डेंगू की वजह से 10 दिन छुट्टी, टाइफाइड हो गया तो 1 महीना छुट्टी, जुकाम हो गया तो 4 दिन छुट्टी। हमारे साथ भी, बड़ों के साथ भी ऑफिस में यही होता है। हम अगर मान लो अब गर्भवती हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं उस टाइम पे। तो बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी, मनोबल, हर चीज कम होता जाता है। इसको और सिग्निफाई करने के लिए मैंने एक नंबर निकाला था जिसमें बोला गया था कि सरकार 4% खर्चा अपना सिर्फ ये बीमारियों को सुधारने के लिए हर साल करती है। अगला है एग्रीकल्चर लॉस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे मैंने बोला कि पीछे जो गाय हैं या जानवर हैं वो बीमार हो रहे हैं, पेड़ पौधे बीमार हो रहे हैं, जो सब्जियां हमारे यहाँ आ रही हैं वो देखने में भी बीमार होती हैं। पहले इतनी बड़े बड़े अच्छे खिले खिले गोभी के फूल आते थे, अभी देखिए कैसी सब्जियां दिखती हैं, हमें खोजना पड़ता है, या आजकल लोग खड़े होकर टमाटर भी बीनते हैं कि जो सबसे सुंदर टमाटर है मैं अपनी थाली में डाल लूं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो क्रॉप्स उग रहा है उसकी शक्ल बिगड़ रही है, क्योंकि हम कूड़ा फैला रहे हैं। इसकी मैंने फोटो दिखाई है कि ये सब आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। जैसे कि दिखाया है कि ऊपर से जो भी आता है वो सॉइल के थ्रू होते होते ओशन में जाता है, और इस सब के चलते अगर आप देखें, पेड़ पौधे, जानवर, हम, नीचे वो घूम रही मछली, सबको इसका जो बोलते हैं कुदरती कहर, वो झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी में अब हम सोच, मैंने वही जैसे पहले कहा कि सबको लगता है कि ये हमारे तक तो, हमारे लेवल का इशू नहीं है, या हमें इससे इतना क्या, मतलब हमारे को इतनी चिंता करने की जरूरत क्यों है।
सिर्फ ये पिक्चर देखिए जो मैंने कॉर्नर में ऊपर लगाई है, कि जो 1960s की जो हालत थी उसके हिसाब से हम लोगों ने हीट वेव देखा। हमारी जनरेशन की बात करूं तो हमने देखा कि अनाज कम पड़ जाता है, तो फिर सरकार ने उसके लिए दूसरे तरीके निकाले। फ्लैश फ्लड्स वो तो हर साल आते हैं, आप देखते हैं उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया तो पहाड़ ढह गए। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो गया। कोल्ड वेव आते हैं, हर साल हम देखते हैं कि इतने लोग महामारी ठंड की वजह से गुजर जाते हैं। अब 220 जो करंट हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, इसमें हमने देखा टाइफून। टाइफून यहाँ नहीं होता, बट जैसे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, बाली मॉरिशस हो गया, यूएस हो गया, वहां पे इस तरह के चक्रव्यूह वाले तूफान आते हैं जो अपने साथ पूरा घर बिल्डिंग एक साथ उखाड़ के ले जाते हैं। जंगलों में अभी मैं गया था कुछ टाइम पहले, तो मेरे को वहां पे भी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के जंगल में हर साल आग लगती है। उत्तराखंड में भी अब ऐसा शुरू हो गया कि वहां के जंगल में अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि गर्मी का तापमान इतना बढ़ चुका है। तो ये तो हम अभी देख रहे हैं। अब देखिए इसमें आगे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जब हमारी अगली जनरेशन आएगी, हमारा शिशु आएंगे आने वाले कुछ सालों में, तब तापमान कितना बढ़ चुका होगा। और अगर हमने अभी तक इतना कुछ देखा तो इसमें आगे और क्या क्या आना बाकी है उसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे लिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अभी से कुछ करें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले शिशु के लिए, ताकि वो तो उसको अच्छा समाज मिलेगा या अच्छी जिंदगी मिलेगी, बट वो जब हमारे अंदर से ये सब सुन के सीख के जाएगा तो वो भी ये इंश्योर करेगा कि आने वाले कल में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तभी ये धरती चलेगी। ये आपने देखा होगा कावेरी को लेके कर्नाटक तमिलनाडु में बहुत झगड़ा होता है और हर साल होता है। अब यही चेंज हो रहा है दिल्ली और हरियाणा में पानी को लेके। पानी की इतनी किल्लत हो गई कि दो सरकारें आपस में लड़ रही हैं, और वो भी अलग अलग स्टेटों की लड़ रही हैं, राज्य सरकारें। और ये चीज हमारे देश के बीच में भी, ये दो देश आपस में पानी को लेकर लड़ रहे हैं। बैंगलोर में अभी आपने इस साल देखा कि इतना अप्रैल में पानी कम हो गया था कि उन लोगों ने, कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई आप घर से काम करिए, ऑफिस मत आइए। तो काफी लोग जो लोकल वाले थे वो घर से काम कर रहे थे, घर पे भी पानी नहीं था। और जो यूपी बिहार दिल्ली और राजस्थान से लोग बैंगलोर में काम करते हैं वो अपना लैपटॉप लेके घर लौटा है, क्योंकि नहाने के लिए पानी नहीं था। तो पानी की आज ये स्थिति बन चुकी है। और ये इसीलिए है क्योंकि पानी का बेफिजूल खर्च किया जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आगे बताऊंगा कि पानी को किस तरह से हम खर्च कर रहे हैं और उसमें भी क्या बेहतर कर सकते हैं। बट इन सब चीजों की वजह से सिर्फ हमें इम्पैक्ट नहीं होता, बट सरकारों को इम्पैक्ट होता है। सरकार कल को बोल देगी कि इस पानी सिर्फ 1 घंटा आएगा, या आप सैटरडे संडे सिर्फ ऑड इवन का रूल दिल्ली में चला देंगे, या आप लोगों को बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करिए। उसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक में भी आक्रोश आता है और उससे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिगड़ती है, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो कहानी मैंने अभी तक सिर्फ बताई कि आज सिचुएशन क्या है, उसका कितना अंदर तक, गहराई तक उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और उसमें हमारा कैसा रोल है, और आगे हम इसको अब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए डे टू डे प्रैक्टिस है, मतलब बहुत सारी चीजें जो हमें अपने माध्यम से करनी चाहिए। और ये सब करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारा अंदर वाला शिशु है वो ये सब चीजें सीखेगा। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन की बात की जाए तो अगर बिजली फालतू की वेस्ट हो रही है, तो कोई भी अप्लायंस आपको दिख रहा है, या किसी रूम में आप नहीं बैठे हैं, या टीवी कोई नहीं देख रहा है बट चलता जा रहा है, ये सब बंद कर दीजिए। जहां जहां एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है बदल लीजिए। एलईडी थोड़ी महंगी आती है, बट नॉर्मल बल्ब से 5 साल ज्यादा चलती है। इसी प्रकार वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो आपके घर में आपने देखा होगा, हम तो सेंसिबल हैं, चलिए नल बंद कर देते हैं, बट हम सबके घर में बर्तन धोने वाली जो दीदी आती हैं, उनका नल जो है वो पूरे टाइम चलता रहेगा। वो बर्तन में साबुन लगा रही होंगी बट नल से पानी बहता रहेगा। उसके अलावा लोग सोचते हैं कि नल बदलवाएं क्यों, अगर एक टिप पानी गिर रहा है तो गिरने दो, कुछ नहीं होता। ब्रश कर रहे हैं तो फिर टैप वाटर चलता जा रहा है। इन सब आदतों को अगर बदल दिया जाए और सब लोग बदलें तो फिर पानी की बचत बहुत ज्यादा होगी। अगर हम बोलें कि हैदराबाद जैसे शहर में अगर एक बिल्डिंग में हफ्ते में 10 टैंकर आते हैं, तो इसके बजाय सिर्फ 7 या 6 टैंकर आएंगे, 3 से 4 टैंकर बचाए जा सकते हैं। इसी प्रकार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की बात करी गई है। तो आज सरकार ने कैसे पॉलिसी बनाई है, सरकार ने बोल दिया कि चलो पन्नी बैन कर देते हैं, अब पन्नी में कोई नहीं लेके जाएगा। बट फिर क्या है कि स्टोर्स क्या करते हैं, कागज के जो थैले होते हैं वो देना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर भूल जाते हैं, आदत में नहीं है, तो हर बार जाएंगे कागज की थैलियों में फिर सब्जियां ले आएंगे और उनको फेंकते रहेंगे। तो ये कागज वेस्ट करने की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ से ही कागज बनता है। इसके बजाय थैली जो है कपड़े वाली,
वो अगर हम याद रख लें तो उससे बहुत बचत हो सकती है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी आदत नहीं है और हम भूल जाते हैं अक्सर थैली ले जाना, तो जैसे एक्टिवा है, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, तो उसमें एक दो कपड़े की थैली एक्स्ट्रा रख लें, ताकि अगर भूल भी जाएं और आपको दुकान पर याद आए तो आप वहां से अपनी थैली निकालें, सामान रखें और उसे घर ले आएं। तो ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं अपने आसपास की जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। इंडियंस की या भारतीय लोगों की बड़ी अच्छी आदत है कि हमारे घर में आधे पोचे हमारी पुरानी बनियान है, या फिर पुराना तौलिया हो गई तो उसे काट के डस्टिंग का कपड़ा बना लिया। तो हमारी कुछ आदतें हैं भी ऐसी अच्छी कि हम पुरानी चीजों को रीयूज कर लेते हैं। छोटे छोटे अप्लायंसेस जैसे हो गए, टीवी हो गया, रिकॉर्डर हो गया, ये खराब हो जाते हैं तो अब सस्ते होने की वजह से क्या है, लोग फेंक के नया ले लेते हैं। बट अगर हम इनको रिपेयर करा के और 2-3 साल चला सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन उपकरणों को बनाने के लिए बहुत प्रदूषण फैलाती हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और अगर डिमांड कम हो जाएगी हमारी वजह से तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर कम आएगा। हैंड ऑन एक्टिविटीज, ये एक टॉपिक है जो मैंने बनाया था। जिनके घर में छोटे छोटे शिशु हैं उनको भी हम कैसे इंगेज करें, उनको बेसिकली हमें सिखाना बच्चों को ये है कि वो सम्मान करें प्रकृति का, उनसे उससे प्यार करें और उसके लाभ उठाएं। उनको लाभ तभी मिलेगा जब वो उसका ध्यान रखेंगे, उसका ध्यान तब रखेंगे जब वो उसको सम्मान देंगे, और सम्मान तब ही देंगे जब वो प्रकृति से प्यार करेंगे। अब उनको प्यार कराना है तो ये चीजों का मेरे को कुछ एग्जाम्पल समझ आया तो मैंने दिया, बट अगर आपके पास और एग्जाम्पल्स हो तो जरूर शेयर करिएगा, मैं और भी लोगों को जाके वो बताऊंगा। बट 3 चीजें जो मुझे फिलहाल दिमाग में आ रही हैं वो है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स। आजकल स्कूलों में भी या समर कैंप्स में भी बहुत सारी एनजीओ बच्चों को सिखाती हैं पुरानी चीजों को काट के, तोड़ के, कैंची से कैसे बना के वापस से रीयूज किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कराते हैं। घर में लॉन नहीं है तो पौधे लगाएं। वृक्षारोपण के बारे में गायत्री परिवार बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, या बहुत ज्यादा उसके बारे में अवेयरनेस फैला रहा है। और तरु पुत्र अभियान के बारे में बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है वो अभियान। उसमें ये बोला गया कि जिस तरह मैं अपने शिशु को 9 महीना पालूंगी, उसी प्रकार मेरा पौधा भी मेरे शिशु के साथ बड़ा होगा और उसका भी पालन पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी इन्वॉल्व करें। वो हाथ गंदे कर लेंगे बट सर्फ एक्सेल बोलता है दाग अच्छे हैं। तो इन प्रोग्राम्स या इन एक्टिविटीज के द्वारा छोटे बच्चों में वो सेंसिटिविटी आती है, उनमें वो ऊर्जा आती है समझने की कि पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, और पौधों को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। आपने पार्क में देखा होगा आजकल चलते चलते बच्चा को ध्यान नहीं देता, ऐसे ही पौधा मजे मजे में पत्ते खींच लिए उसके, पौधे को कितना दर्द हो रहा है वो नहीं समझते, क्योंकि उनको ये चीज सिखाई नहीं जाती, या उनको वो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में उसके अंतर्गत उनको फील नहीं कराया कि ये पौधा भी तुम्हारे जैसा है, उसको भी उतना दर्द होता है। क्लीन अप कैंपेन्स, क्लीन अप कैंपेन मतलब आजकल छोटे छोटे हम ड्राइव चलाते हैं, अपने घर की सफाई हो गई, आसपास वो अब हम बोलते हैं कि वो म्यूनिसिपल वाले आके गार्डन साफ करेंगे, बट आप भी जानते हैं कि कितना सफाई होती है। इसके बजाय हम छोटे छोटे वीकेंड टू वीकेंड अपने कम्युनिटी में अगर प्रोग्राम चलाएं और वहां पे आसपास की सफाई का जिम्मेदारी उठा लें तो आसपास भी सफाई रहेगी, और उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया कि एक बच्चा झाड़ू ले रहा है, दूसरा बच्चा पत्ते उठा रहा है। तो बच्चों में बचपन से वो हैबिट आती है, तो वो अपने आप बड़े होके भी अपना घर साफ रखते हैं। मम्मी लोग अक्सर शिकायत करती हैं कि मेरी बेटी या बेटा हॉस्टल जाता है तो वहां गंदगी रखता है, हॉस्टल में रह रहा है तो बर्तन ऐसे ही गंदे झूठे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो हैबिट्स नहीं डाली गई। हम अब मैं और मेरा छोटा भाई हम लड़के हैं, बट बचपन से हमें मम्मी ने कुकिंग करना सिखाया है। अब कुकिंग करना सिखाया है तो किचन साफ होना चाहिए, तो किचन साफ रखना चाहिए, तो हमें बोलना नहीं पड़ता कि किचन गंदा क्यों है। तो बचपन से वो अगर चीजें सिखाए जाएं तो वो हमारे आचरण में आ जाती हैं और आगे भी वही कंटिन्यू होती हैं, और वो कल को पेरेंट्स बनेंगे तो वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएंगे। नहीं तो ये चीजें विद टाइम डिग्रेड होती चली जाएंगी। लास्ट, हमें याद है कि छोटे छोटे जब हम थे तो हमें अक्सर पहाड़ों पे, कभी नैनीताल, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली यहाँ ले जाया जाता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मॉल्स जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाएंगे, या फिर वो रेडियां आजकल इतनी सारी फास्ट फूड की चेन्स की खुल गई वहां खाएंगे। बट उससे अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है? या अगर आजकल के यंग पेरेंट्स या यंग कपल पेरेंट्स या यंग एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हम बोलते हैं, वो लोग भी यही दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, तो उनके अंदर पल रहे शिशु को क्या उससे मिल रहा है? वही माइक्रोप्लास्टिक्स, प्रदूषण, एंजाइटी और प्रीबॉर्न डिजीजेस। उसके अलावा उसको उससे हटके अगर हम अपनी पुरानी आदतों पे जाएं
जैसे बचपन में हमें जू ले जाया जाता था, हमें पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाता था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे डीएसवीवी हो, देव संस्कृत विश्वविद्यालय इको कैंप्स लगाता है, चिन्मया मिशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, रामाकृष्ण मिशन वाले ऑर्गेनाइजेशंस समर कैंप्स लगाते हैं, जहाँ पे बच्चों को ऐसी जगह ले जाके, रिट्रीट बोलते हैं उसको। जैसे एक, अगर आप जानते होंगे, दो भैया दीदी थे डीएसवीवी के, वो रिट्रीट चलाते हैं ऋषिकेश की और हिमालय की, जहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं ले जाके बड़ों को, बच्चों को, जिससे वो फील कर पाते हैं कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, उसकी हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको बचाना और प्यार देना हमारे लिए क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, और हमें किस प्रकार करना है। तो ये आउटडोर एक्सपीरियंसेस ना ही सिर्फ हमें प्रकृति के पास ले जाएंगे, हमारे शिशु को स्वस्थ बनाएंगे, बट उनको मोबाइल और बाकी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखेंगे। लास्ट एक चीज और मैं आज दिखाना चाहता था आपको, जो गायत्री परिवार के इनिशिएटिव्स हैं। गायत्री परिवार ने इसको बहुत ही इलाबोरेटिव वे में 7 आंदोलन के थ्रू उसको टेक अप किया हुआ है। मैंने यहाँ पे 7 आंदोलन की बात करी है। एक है क्लीनलीनेस ड्राइव, ये तो आपने देखा होगा कि गंगा अभियान, गंगा स्वच्छ अभियान, और उसके बाद नर्मदा स्वच्छ अभियान, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो गायत्री परिवार ने चलाए हैं आसपास की नदियों को और सफाई करने के लिए। वॉलंटियर हम जाते हैं कर्मचारियों की तरह, चाहे वो कूड़ा हो या कोई लेक हो गया, हैदराबाद में बहुत सारी लेक्स हैं, तो लेक क्लीन ड्राइव हमने चलाया था, पार्क्स क्लीनिंग ड्राइव चलाया था, वाटर कंजर्वेशन हमने चलाया था। छोटे छोटे स्टिकर भी आजकल बहुत मिलते हैं, शांति कुंज में भी आपने देखे होंगे, जो जहां जहां हमें परमिशन हो वहां वहां हम वो स्टिकर्स लगाएं, ताकि लोगों में वो जागरूकता है। हम सोचते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं बेसिकली उनको इन सब चीजों की जरूरत है, बट मैं बोलता हूँ इंसान आज जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। अगर हम एमएनसी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में देखें, तो वहां पे हर जगह, एयरपोर्ट पे आपने रिसेंटली देखा होगा हैंड टॉवल्स लगाई हैं ना उनने, वो भी क्या है, पेपर की हैं। हमें हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू चाहिए, बट ये पढ़े लिखे लोग एक बार में 3 3 4 4 टिश्यूज खींचते हैं और फिर उनसे हाथ पोंछ के पूरा भी नहीं इस्तेमाल करके डस्टबिन में डाल देते हैं। और हमें क्या लगता है ये सब पढ़े लिखे लोग अच्छी आईटी कंपनीज में, बड़े बड़े प्राइवेट गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, बड़े उच्च स्तरीय लोग हैं, बट कर क्या रहे हैं ये भी वही कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इनको हर जगह तक ले जाना बहुत जरूरी है। एक चीज और, वृक्ष अभियान के बारे में मैंने बताया, बट वृक्ष अभियान तो सभी चला रहे हैं, बट तरु पुत्र अभियान में हम उससे भावनाएं जोड़ते हैं, शिशु की, माताओं की, और सभी मेंबर ऑफ सोसाइटीज या हमारे आसपास के लोगों की, ताकि जब तक हमारी उससे भावना नहीं जोड़ेगी, इन पौधों का उगना, स्वस्थ रहना और इस बात का गारंटी मिलना कि ये आगे चल के पेड़ बन पाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। फिर एक चीज और जिसपे गायत्री परिवार ने काम किया है, वो है एक्यूप्रेशर पार्क। ये फोटो में मैंने आपको कुछ दिखाया है, एक मॉडल है, ऐसे इन्हें पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे कई सारे पार्क सब बनाए, औरों पे भी चर्चा चल रही है, और गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिल रहा है। ये बात अप्रिशिएट करके कि गायत्री परिवार ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें यहाँ पे हम प्रकृति के साथ इंगेजमेंट सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ रह के हमारे स्वास्थ्य पे कैसे अच्छा असर पड़ता है। इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसमें ऐसे पथ बनाए गए हैं जिससे हमारे पैर के डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं हाथों के, वो दबते हैं, और इसमें तरह तरह की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे हमें प्रकृति का लाभ मिल सके। उसके बाद यज्ञ बोलते हैं, तो यज्ञ, लोग सोचते हैं कि यज्ञ से सिर्फ हमारा स्वास्थ्य सुधरता है या हम भगवान को खुश करते हैं, बट नहीं, यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी आधुनिक साइंस है। उस किताब की मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे, अगर आपके पास कभी भी समय हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च पब्लिश करी गई हैं, वैज्ञानिकों के साथ, सरकारों के साथ बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद में सॉइल, मतलब भूमि, जल में और वायु में प्रदूषण कितना कम हुआ है। कोविड के टाइम पे नैनो यज्ञ का बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया अपने घर का वायु में जो बैक्टीरिया का प्रेजेंस है कम करने के लिए। उससे कोविड, चलो अगर नहीं भी मान लो कोविड से आप बच पाए, तो कोविड से बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था वो यज्ञ ने बहुत अच्छे से कम किया, क्योंकि उसके अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, तरह तरह के पदार्थ डाले जाते हैं जो कि वायु में जाके मिल जाते हैं और बैक्टीरिया को बड़ी आसानी से मार देते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के अलावा संसार में अच्छी चीजों को बढ़ावा देने के लिए
प्रकृति को स्वस्थ बनाने के लिए यज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इन चीजों में भी हम पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर करें, और हम अगर करेंगे तो हमारे अंदर पल रहे शिशु को भी ये सब वो देख तो नहीं सकता, बट सुन पाएगा, समझ पाएगा, और आपको विश्वास नहीं होगा बट आपके बाद वो भी यही करेगा। आखिरी में मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि हम बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को एज रोल मॉडल देखते हैं। कोई भी मुझे जब अप्रिसिएशन देता है ऑफिस में तो मैं बोलता हूँ कि ये सब मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा है। कोई बोलता है कि तुम अच्छे से कोई काम एग्जीक्यूट कर लेते हो, क्लाइंट्स तुम्हारे से इतना खुश हैं, वो इसीलिए जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हम्बल होना सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो अच्छी आदतें दी जिससे मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर पाता हूँ और उससे वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करवा सकता हूँ जो मेरी कंपनी मुझसे चाहती है। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, बट ये सब शुरू होता है पेरेंट्स से और अल्टीमेटली जाता है बच्चों को। तो पेरेंट्स का अच्छी आदतें या जो भी अभी अभी सब अच्छी बातें सुनी और देखी या सुन जो हमने बताई, वो सब पेरेंट्स का करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को देख के ही बच्चे फॉलो करेंगे। जिन पेरेंट्स को आपने देखा स्मोकिंग करते हैं, उनके बच्चे भी स्मोकर्स ही बनते हैं आगे चल के। जो पेरेंट्स घर में फूल पेड़ पौधे लगाते हैं, उनके बच्चे आपने देखा होगा बहुत कूल रहते हैं, बहुत काम शांत स्वभाव के रहते हैं, और उनको भी पेड़ पौधों में और ये गार्डनिंग में उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी आदतें आपके अंदर का जो शिशु है वो आपको देख के ही, आपके से सुन के ही सीखेगा और आगे कंटिन्यू करेगा। लास्ट है वॉलंटियर। तो ऐसी चीजों में जब हम वॉलंटियर करने के लिए जाते हैं तो अक्सर बहुत बार मुझे सुनने में आता है कि नहीं भाई साहब, आज हमारी वाइफ नहीं आ पाई, आज हमारे बच्चे कहीं अपने स्कूल ट्रिप पे अपने फ्रेंड्स के साथ गए या कहीं भी गए। बट जैसे दीदी मेरे इंट्रोडक्शन में बोल रही थी कि जो भी उन्होंने बोला, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, और आज मेरे दोनों पेरेंट्स कॉल पर हैं तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, या मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, या अगर मैं कोई भी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में जाता हूँ या संडे टू संडे यज्ञ करने जाता हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन लोग मेरे को अपने साथ हर प्रोग्राम में लेकर गए, और जो भी वो चीज़ करते थे मुझे इन्वॉल्व करते थे उसमें, कि समर्थ आओ चलो आज पौधा लगाएंगे। गांव गए तो खेत पे अपने साथ लेके जाते थे स्कूल हॉलीडेज में, और जब यज्ञ होता था शक्तिपीठ पे तो साथ लेके जाया करते थे, क्योंकि हम उनके साथ रहे, उनके निगरानी में रहे, और उनने हमें इन्वॉल्व किया इन सब चीजों में। तो हमें इन चीजों से प्यार है, और क्योंकि हमें इन चीजों से प्यार है तो हम ये चीजें कर रहे हैं। अगर मुझे इन चीजों से प्यार नहीं होता तो मैं भी अभी यहाँ पे बैठ के और ये कॉल पे नहीं बैठ के मैं पीछे बैठ के रील्स देख रहा होता, या मैं मोबाइल में वीडियोस देख के फालतू के हंसी ठहाके लगा रहा होता। बट पेरेंट ही हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे हम देख के आगे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, और हम भी वही आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे देख के वैसे ही सीखेंगे, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को वही सिखा पाता है जो उसे खुद आता है। तो ये था आज का टॉपिक, बट इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं, क्योंकि हमारे पास है अभी थोड़ा वक्त, 10 मिनट और है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। बट आई एम वेरी मच थैंक यू कि आपने वक्त निकाला, एंड आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा आज आपको यहाँ पे सुनकर लगा होगा, और आई एम श्योर आप वो चीज़ें अपने आने वाले शिशु में भी उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे, क्योंकि जो भी अभी हम कर रहे हैं वो सारा उसकी हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में वही हार्ड डिस्क वो प्रोसेस चलाएगी।